एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग फैमिली वाले लाइट अलायंस से बचकर अपने घर चले जाते हैं, जहां पर वो लोग खुद की इंजरी को हील करने लगे होते हैं। और एक पर्सन एंसेस्टर से पूछ रहा होता है कि आपकी इंजरी पैट्रियट से भी ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहा है। वो बताते हैं कि बैटल के दौरान मैं पहले इंजर्ड हो गया था, लेकिन मैं किसी को दिखाया नहीं था, इसलिए मुझे डर है कि मेरा चोट जल्दी हील नहीं होगा, इसलिए मुझे इसे सप्रेस करके रखना पड़ेगा। फैंग उससे कहते हैं कि अगर आप इसे सप्रेस करेंगे तो ये और ज़्यादा हट होते चला जाएगा, इसलिए मुझे हील करने दीजिए। फैंग का मेडिकल ऑरा को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी फैंग उसके इंजरी को हील करना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं पर पैट्रियट सबसे कहते हैं कि आज के इंपीरियल सिटी का ग्रैंड कंपटीशन में फैंग हाउ अकेली 10 मैच जीतकर हमारे फैमिली को प्राउड कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग फैंग हाउ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। तभी पैट्रियट अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि फैंग ने एंसेस्टर ने एम्परर वॉरियर को खो दिया था, जिसके कारण किंग वैली का ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, इसीलिए पैट्रियट होने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा असेम्ड हूँ। अब जबकि इस बार हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, इसीलिए हमारे फैंग फैमिली को यूनाइट होना पड़ेगा। अगर कोई भी रूल को वायलेट करेगा या फिर अपने क्लान के लोगों को चोट पहुंचाएगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसके कुछ देर के बाद उनका मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इंपीरियल सिटी का तीनों फैमिली को लाइट अलायंस वालों ने खरीद लिया है। पैट्रियट कहते हैं कि लगता है कि वो लोग एक साथ मिलकर हमारे फैंग फैमिली को वाइप आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ग्रेट एल्डर पूछते हैं कि अब हम लोग उसका अगेंस्ट कैसे जाएंगे। वो कहते हैं कि लाइट अलायंस के पास होंगमिंग रियलम का बैकग्राउंड है और अभी हमारे पावर के दम पर हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम भी होंगमिंग रियलम के बिग फोर्सेस को सपोर्ट ले लेते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। उनकी बात सुनकर फैंग को उस ओल्ड लेडी सेंट का याद आ जाता है, जो कि वांसिन और लिंगियर को होंगमिंग रियलम का स्वांतियन पैलेस में लेकर गई होती है। वो याद करके फैंग उनका फोर्सेस का हेल्प लेने के बारे में सोचता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि होंगमिंग रियलम में जाने वाले रास्ते को खोलना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब जबकि फैंग फैमिली इंपीरियल सिटी से एक्सपेल कर दिया गया है, इसीलिए अब उसे यूज करने का क्वालिफिकेशन भी हम लोग हो चुके हैं। हालांकि बारबेरियन के बिस्ट गॉड सिटी में जाने की एक रास्ता तो है, लेकिन बारबेरियन और ह्यूमन रेस एंशिएंट टाइम से ओट पे रहे हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा एक्साइटेड होकर कहता है कि आप बोल रहे हैं कि बिस्ट गॉड सिटी में होंगमिंग रियलम में जाने के एक पैसेज है। वो कहते हैं हाँ है तो, लेकिन वो लोग हमें कभी भी जाने नहीं देंगे। फैंग अपना वर्चुअल ड्रैगन को दिखाते हुए कहता है अगर मैं इसके साथ जाऊं तो। उस ड्रैगन को देखकर एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पैट्रियट कहते हैं कि अगर तुम इस वर्चुअल ड्रैगन को लेकर जाओगे तो एंटर करना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि होंगमिंग रियलम ईजी नहीं है, वो काफी ज्यादा चाओटिक प्लेस है। वहाँ का कॉम्पिटिशन 93 कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा हार्श होता है। फैंग कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं गुड न्यूज लेकर आऊंगा। ये बोलकर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को वही सब पॉइजनस ग्रास खिला रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होने के कारण मेंगियर खाने से मना कर रही होती है। वो सब देखकर फैंग उससे कहते हैं कि ये आखिरी है, इसे खाने के बाद तुम्हें कुछ और खाना नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर किंगवू उसे बेमिंग अकाउंटी देते हुए उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहती है, इसलिए उसकी बेटी उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो खाती है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उससे आसानी से निकल जाती है। वो देखकर फैंग थोड़ा सा चिंता करने लगा होता है कि क्या उससे ऐसा निकलना ठीक होगा। तभी उसका पोजन किंग बॉडी एक्टिवेट होने लगा होता है, जिससे फैंग सप्रेस करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही किंग वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो सुप्रीम पोजन बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है तो क्या इसका मतलब अब वो इस बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। तभी बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर एक अनजान बंदा स्पेस को क्रैक करके वहाँ पर आते हुए कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन शील्ड को देखकर वो ज़्यादा चौंकता नहीं है। तभी वहाँ पर फैंग फैमिली का पैट्रियट जाते हुए कहते हैं कि ये हमारा घर है, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो बंदा उसकी बातों को इग्नोर करके काफ़ी आराम से एक ही उंगली से उसका शील्ड को काट देता है और काट कर छोटा सा जगह बनाकर उसके अंदर आने लगा होता है। जो देखकर पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचते हैं कि इस शील्ड को तो एम्परर सोल्जर भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, लेकिन ये कैसे कर दिया है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी वहाँ पर फैंग फैमिली के एंसेस्टर भी आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी आसानी से ख़त्म करते हुए कहता है कि अगर मैं आना चाहूँगा तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। उसका उतना ज़्यादा पावर को देखकर एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो बंदा आकर मेंगियर की तरफ बढ़ने लगा होता है। वो देखकर फैंग उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर वो बंदा कहता है तो क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो। तभी फैंग अपना ड्रैगन सील को निकाल देता है, जिससे देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और फैंग का पेट बॉल को देखकर वो और ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये इस जगह पर अपीयर हुआ कैसे है। तभी वहाँ पर पैट्रियट, एंसेस्टर और ग्रेट एल्डर नीचे आकर उससे पूछने लगा होता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारे जगह पर आने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। वो बंदा मेंगियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उसे लेकर जाने के लिए आया हूँ। फैंग उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगा। वो बंदा कहता है कि मुझे उसे यहाँ से लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो काफ़ी कम एज में ही मारी जा सकती है। फैंग उससे कहता है कि तुम बोल रहे हो कि वो मारी जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है। वो दुनिया का सबसे जहरीला जहर को खाली है और सुप्रीम पोजन बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो मारी कैसे जा सकती है। तुम सिर्फ
फालतू का बहाना बनाकर उसे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम पोइजन बॉडी के बारे में सुनकर फैक्ट्रिया जो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं तो इसीलिए फैंग पोइजन किंग को जमा कर रहा था, कहीं इसका मतलब मेंगेर भी सुप्रीम पोइजन मास्टर जैसे एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। वहीं पर उनकी बातें सुनकर वो बंदा कहते हैं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका पूरा बॉडी में पोइजन भर जाएगा और वो एक्सप्लोड भी हो सकती है। उसकी बातें सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी किंग वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी उसके साथ जा सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है और मुझे उसका ख्याल रखना है। वो बंदा कहता है कि अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो जाना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। तभी फैंग उससे रोकते हुए कहता है कि तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो, वो एक बहुत ही बड़ा झूठा है। किंग वो उससे कहती है कि अगर उसका बात 10% भी सही निकला तो क्या तुम मेंगेर के लाइफ को दाव पर लगाना चाहोगे? अगर वो झूठ भी कह रहा है तो भी मुझे जाकर पता करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उसके साथ जाने लगी होती है और जाते हुए कहती है मुझे वापस लेने जरूर आना। वो देखकर फैक्ट्रिया उससे कहता है कि तुम उसे उन्हें लेकर जाने क्यों दिए? फैंग उससे कहता है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी खरोच आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी पैट्रिज उससे पूछते कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या होगा, क्या तुम साउथर्न सिटी जा रहे हो? फैंग कहते हैं कि पहले मैं जिन डायनेस्टी को जुआन सिटी जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि जिन अपोनेंट से मैं अभी मिला हूँ उनका पावर मेरे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मुझे जुआन सिटी के एंशिएंट रूइन में जाकर उस ब्लैक बॉक्स का सच पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी से रिलेटेड है। मेरे अभी के ताकत के दम पर एंशिएंट रूइन टॉम में एंटर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फैंग की बातें सुनकर फैक्ट्रिज कहता तो ठीक है, मैं किसी को अरेंज कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, लेकिन वो मना करते हुए कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रदर लिन होई को अपने साथ लेकर जाऊँगा। इसके बाद अगले समय जुआन सिटी के एंशिएंट रूइन को दिखाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रहा होता है और एक बंदा अपने होली मास्टर से कहता है कि यहाँ पर 2 डेसोलेटेड बीस्ट है जो कि मार्शल किंग के फर्स्ट लेवल में पहुँच गए हैं। होली मास्टर कहते हैं कि हम लोग 10 है, अगर हम लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो लोग सभी बिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सभी बिस्ट से ताकतवर बिस्ट निकल जाता है, जिससे देखकर वो लोग एक साथ हमला करने वाले तो होते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक और उसी लेवल का बिस्ट निकल जाता है, जिससे देखकर होली मास्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, एक ही बिस्ट से डील करने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और यहाँ पर तो एक और आ गया है, अगर वो दोनों ही एक साथ अटैक कर देते हैं तो मुझे डर है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी लोग बच नहीं पाएगा। तभी उनसे फाइट करते करते कुछ लोग होली मास्टर से भागने के लिए पूछते हैं और जल्दी से डिसीजन लेने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। उनकी बातें सुनकर होली मास्टर सोचता है तो क्या इसका मतलब यही हमारा डेस्टिनी है, लेकिन तभी उन्हें एक रोड सुनाई देती है। वो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर ऊपर देखने लगे होते हैं। वहीं पर वो आवाज़ सुनकर सभी बिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अपने ड्रैगन पर बैठकर आ रहा होता है। उस ड्रैगन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन उस पर 2 लोगों को बैठा देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा और चौंक जाते हैं। तभी होली मास्टर फैंग हाउ का पहचान कर कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर फैंग हाउ सभी लोगों को रास्ते पर से हटने के लिए कहता है और लिन हुई से कहता है कि उन्हें एक एक करके बेस्ट को खत्म करे। ये सुनकर लिन हुई जाकर आराम से शेर वाले बेस्ट का काम तमाम कर देता है, जो देखकर होली मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर लिन हुई वापस जाकर फैंग से कहता है अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये सुनकर फैंग सोचता है कि ये बंदा तो सच में कमाल का है, अगर ये अपना स्वॉर्ड को मेरे तरफ ड्रॉ कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं सह भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये बोलकर वो जाने ही वाला होता है कि तभी उसका बिस्ट डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो देखकर फैंग उसमें एंटर करते हुए कहता है कि मैं पहले जाता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। ये बोलकर वो उस टॉम में एंटर कर जाता है, जो देखकर होली मास्टर थोड़ा हैरानी से कहता है कि वो तो सच में अकेले चला गया है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसके सामने एक कॉफिन होता है, जिससे देखकर वो सोचने लगा होता है कि आखिर वो किसका कॉफिन है। फैंग अपना आसपास का पेंटिंग को देखकर उसी कॉफिन की तरफ बढ़ने लगा होता है, जिसका ऑरा देखकर फैंग सोचता है कि शायद वो किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर का होगा। उस कॉफिन का सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो देखकर फैंग सोचता है कहीं वो सेंट का तो नहीं है ना, लगता है कि सिर्फ झांतियन का मेथड का यूज करके ही वो आगे बढ़ सकता है। ये सोचकर वो उसका पावर का यूज करके आगे बढ़ने लगा होता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उसके पास पहुंचकर उसके सामने बो डाउन करके अपने बारे में बताकर कहता है कि मैं वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी का सीक्रेट को ऑब्टेन करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जैसे उस कॉफिन को छूता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे फैंग हाउ पूरी तरह से जम जाता है। वो देखकर उसका लिटिल बॉय जल्दी से उसका बॉडी में से बाहर निकल जाता है, जिससे वो नहीं जमता है। वहीं पर फैंग हाउ के कॉन्सियसनेस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो एक अजीब सा जगह पर पहुँच गया होता है। वो देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कौन सी जगह पर पहुँच गया है, और वो ये सोचता है कि शायद वो उस जगह के अंदर में आ गया है। लेकिन अचानक वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वो नीचे बैठ जाता है और उसे वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट का बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताया जाने लगा होता है। इसीलिए वो बैठकर मेडिटेट करके उसके बारे में सुनने लगा होता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन हुई अभी भी उस ड्रैगन पर बैठा होता है और उस ड्रैगन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ गए होते हैं। तभी वो ड्रैगन मूव होने लगा होता है, जो देखकर लिन हुई को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसे हो क्या गया है। तभी उस एंशिएंट रूइन में से फैंग हाउ लाइट के साथ बाहर निकल जाता है
है और उन्हीं बातों को दोहराने लगा होता है जो कि वो वहाँ पर सुना होता है, जिससे उसे पता चलता है कि वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी एक केओस का बॉडी है जिससे कंट्रोल करने के लिए उसे 9 पोल की ज़रूरत होगी। वो सब दोहराने पर फैंग को पता चल जाता है कि वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। वो जानने के बाद फैंग काफ़ी ज़्यादा खुशी से हंसने लगा होता है, जो देखकर लिन हुई कहता है कहीं वो पागल वागल तो नहीं हो गया है ना। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो नीचे आकर होली मास्टर से बातें करने लगा होता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए